तो आज के लेक्चर में हम लोग कल के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग क्या कर रहा थे। हम लोग कल डायमेंशन फार्मूला डिजाइन कर रहे थे, ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला को कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग आज वही उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर तक हुआ था, 17 नंबर, ठीक है ना। जैसे एनर्जी का मैंने बताया था, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का वही डायमेंशन फार्मूला होगा जो वर्क का होगा। एनर्जी में भी कई बताते हैं कि कोई भी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पता होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे, इतना तो पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि किसी भी नंबर का नो डायमेंशन फार्मूला होता है, नो डायमेंशनल फार्मूला। किसका? किसी भी नंबर का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, केवल इसका होगा और इसका होगा, ठीक है। ये क्या है, मास, ये वेलोसिटी है। मास को आपको पता है m से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी का आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, LT-1 हो जाएगा। उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि v का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m, ठीक। l क्या है, l का स्क्वायर करोगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा फाइनल फार्मूला, ml²T-2। क्या यही जो फार्मूला था वो वर्क क्या आया था, क्या यही डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का भी आया था? चूंकि काइनेटिक एनर्जी है तो वही फार्मूला होगा कि नहीं? क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, ठीक है। m क्या है, मास है। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। g होता क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना ये, ठीक है ना। g की बात कर रहा हूं मैं, g की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन है ना, ठीक। तो चलो मास का क्या होगा, m, क्लियर। g का क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का क्या है, कल मैं बताया था ना, LT-2 होता है। और h प्रकार की हाइट है, और हाइट एक प्रकार की लेंथ ही तो है, तो हाइट का भी क्या हो जाएगा, l। अब इसको सॉल्व करोगे तो m, l यहां से, एक l यहां से, तो l² हो गया, और T-2। तो आप लोग देख रहे हो कि कोई भी एनर्जी है, डायमेंशन फार्मूला सेम आ रहा है, नोट करिए। चलिए ठीक है। अब हम लोग थोड़ा क्लास 10 पे चलते हैं। क्लास 10 में आपने रेसिस्टेंस पढ़ा था, करंट पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था, क्लियर है ना। तो उसका कोई डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ज से। तो चार्ज को किससे डिनोट करते थे, Q से। और Q इक्वल टू क्या होता था, I और T। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनाया जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया जाता है। और करंट और टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो करंट का क्या हो जाएगा, ए, मैंने बताया था करंट को किससे डिनोट करेंगे, ए से, और टाइम को टी से। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, AT। क्लियर है, नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V का। V इक्वल टू क्या होता था, W/Q ना। V इक्वल टू क्या होता था, W/Q। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो काम करना पड़ता था पर यूनिट चार्ज, वही होता था पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का हो या पोटेंशियल डिफरेंस का, बात एक ही है। वर्क का क्या होता था, अभी मैंने निकाला हूं, वर्क का क्या क्या है, ml²T-2, ml²T-2। और चार्ज का भी निकाला हूं, क्या है, AT। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो m रह जाएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए l² है तो l² हो गया, ये t ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, -3। और a ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा। समझ में आया। तो वोल्टेज का क्या हो गया, ml²T-3 a⁻⁻1। नोट करिए।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का देखते हैं। तो रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था? वी अपॉन आई होता था, याद आ रहा है? तो वोल्टेज का भी हम लोग निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्लियर है? आई का क्या होता है? ए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ए ऊपर चला जाएगा तो फिर माइनस वन हो जाएगा ना, और माइनस वन माइनस टू हो गया, तो ए माइनस टू। क्लियर है? नोट करिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब थे वेरिएबल, थोड़ा कांस्टेंट देखते हैं। चलिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। जहाँ पे जो एफ होता था क्या होता था? फोर्स होता था। m1 और m2 मास होते थे, आर डिस्टेंस होती थी, और जी क्या होता था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? तो क्या मैं जी को एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकता हूँ? एफ का आर से मल्टीप्लाई किया और m1 m2 डिवाइड में आ गया। क्लियर है? तो हमारा ये फार्मूला आ गया ना, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अच्छा, एफ क्या है? फोर्स है। तो फोर्स की डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और ये आर है, आर डिस्टेंस है, तो एल का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? और ये मास है, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एम इंटू एम। क्लियर है? ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर हो गया ये, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला। देखो ये एल क्यूब हो गया, तो फार्मूला हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस टू, और नीचे क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, तो ऐसे फार्मूला क्या हो जाएगा? एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ठीक है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? ये हो गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है ना? फ्रीक्वेंसी क्या होता था? वन अपॉन टाइम। क्लियर? तो वन अपॉन टाइम का, टाइम को क्या लिखते थे? टी। जब ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा ना। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया? टी माइनस वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता था? वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते थे। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। क्या होता था? वेलोसिटी इनटू टाइम ना। वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का कितना होता है? एल टी माइनस वन, और टाइम का टी। अब यहाँ पे देखिए, टी माइनस वन और टी प्लस वन कट गए, क्या बचा? एल। तो चूंकि वेवलेंथ भी प्रकार की लेंथ ही तो है, इसलिए क्या आया? नेशनल फार्मूला एल। नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पॉज करके नोट कर लिया करिए। प्लांक कांस्टेंट का, अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हमने लिखा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का होता है आपका टी माइनस वन। क्लियर है? जब ये टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है? तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए।
चलिए एक और देखते हैं। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे डिनोट करते थे, म्यू से डिनोट करते थे और एन से भी डिनोट करते थे। इसका फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, क्लियर है। अच्छा, जब दोनों वेलोसिटी है ना तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एल टी माइनस वन, और वेलोसिटी का तो होता ही है एल टी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एल के पावर 0 टी के पावर 0, यानी कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी क्या होता है ये डायमेंशन लेस होता है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो यहां तक मैंने 26 डायमेंशनल फार्मूले बताए, 26 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले बताए जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी हैं, बहुत हैं। धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे डायमेंशनल फार्मूला आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। यहां तक नोट करिए और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। जितने भी डायमेंशनल फार्मूले देखे उसमें हमने एक चीज देखा कि 4 टाइप की क्वांटिटी आई। एक डायमेंशन जो वेरिएबल था और जो डायमेंशन वाला कांस्टेंट था, और 2 वैल्यू वाला आई डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी आई जो वेरिएबल थी, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी आई जो कांस्टेंट थी, यानी 4 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टार बना के कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, पहला डायमेंशनल कांस्टेंट्स, और दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है। अभी एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, और चौथा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स और डायमेंशनल वेरिएबल्स। फिर से देखिए, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। नोट करिए, 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जैसे देखिए डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट में कौन कौन सा आ जाएगा, कैपिटल जी और एच आ जाएगा। मैंने बताया था ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट। ये डायमेंशनल कांस्टेंट इनका डायमेंशनल फार्मूला भी होता था, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट आ गया। और डायमेंशनल वेरिएबल वे फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फार्मूला होता है और उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एरिया, स्पीड एक्सेट्रा, क्लियर है कि नहीं। एरिया हुआ, स्पीड हुआ, बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकती है, वर्क, फोर्स, एवरीथिंग कैन चेंज इन डायमेंशनल वेरिएबल्स में, ठीक है ना। जिनका डायमेंशनल फार्मूला होता है उनकी वैल्यू वेरिएबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी जिसका डायमेंशनलेस फार्मूला, यानी डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है और वो कांस्टेंट भी है, ठीक है। इस टाइप में क्या कहा जाएंगे, पाई, पाई जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है, समझ में आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक और टर्म आएगा मैथ में पढ़ोगे आप लोग, एक्सपोनेंशियल, ई। और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, क्या एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री वगैरह वगैरह, और उनका कोई डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होता था। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में क्या आ जाएंगे, एंगल आ जाएगा,
क्लियर। और एक स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन, जिसमें लोग कहते हैं कि मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, वो हम लोग आगे देखेंगे जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्ट्रेन। नहीं, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, स्ट्रेन होता था, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। आप कोई मान लो वायर है, तो वायर को खींच दिया तो कितना चेंज हुआ, मान लो 2 मीटर था, खींच कर 2.2 मीटर हो गया, तो कितना बढ़ा 0.2 मीटर, ठीक है ना। तो वही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चूंकि दोनों लेंथ ही है ना, तो एल हो गया, इसका भी क्या हो गया, एल हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, L0। तो ये भी आ जाएगा, स्ट्रेन भी क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, डायमेंशनलेस वेरिएबल के अंदर ही आएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये एक छूट रहा था, अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है, उनको एनालिसिस करेंगे। कुछ इक्वेशंस होंगी जो डायमेंशनल इक्वेशन होंगी, जिनका डायमेंशनल फार्मूला होता है, उन इक्वेशन का यूज करके हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, किसी भी फार्मूले को चेक कैसे किया जा सकता है, या कोई नया फार्मूला डिराइव कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज डायमेंशनल इक्वेशंस। यूज क्या करेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन यूज करेंगे, किसके लिए, पहला चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स हम लोग देखेंगे, और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला करेंगे, ठीक है ना। इस डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज करके हम लोग डेरिवेशन ऑफ फार्मूला करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम करेंगे कि एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या सीजीएस से एमकेएस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या कोई भी फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। जैसे P बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सही है कि नहीं है, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो नोट करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पहला चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। क्या हम लोग देखेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कि कोई भी फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। पहले समझते हैं, एक चीज बताइए कि अगर मैं कहूं कि एक मैंगो है, मैंगो में मैं एप्पल जोड़ दूं तो क्या वो जुड़ जाएगा, मैंगो और एप्पल? नहीं जुड़ेगा, जुड़ ही नहीं सकता। एक मैंगो और एक एप्पल कितना हुआ, एक मैंगो एक एप्पल ही हुआ। पर अगर मैं ये कहूं कि एक मैंगो प्लस एक मैंगो कितना हुआ, तो 2 मैंगो हुआ। यानी मैंगो मैंगो हम जोड़ सकते हैं, पर मैंगो को एप्पल से नहीं जोड़ सकते। यानी क्या दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, तभी तो वो जुड़ रही हैं। यहाँ पे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, तो वो जुड़ नहीं सकती। सिमिलरली हम लोग जब फार्मूला को चेक करेंगे तो कोई फार्मूला हमने लिखा, ध्यान समझिएगा, V इजकल टू U प्लस AT, तो हम क्या करेंगे कि हर टर्म को, चाहे ये टर्म हुआ, चाहे ये टर्म हुआ, या चाहे होल टर्म हुआ, ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो फार्मूला क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेम कैरेक्टरिस्टिक की चीज़ को ही जोड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर इसमें मैं देखूं तो सेम डायमेंशनल फार्मूला को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम डायमेंशनल फार्मूला ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल से हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
होमोजीनियस समझते हैं, एक जैसा। होमोजीनियस क्या होता है? एक जैसा। तो ये जो सिस्टम होता है, जो फार्मूला को हम चेक करते हैं, एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ तक नोट करिए। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए कि सेम कैरेक्टरिस्टिक की चीज़ों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम डायमेंशन फार्मूला ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पर काम करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना? वो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अकॉर्डिंग टू दिस मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस ए करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस ए करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन must be homogeneous। क्या होना चाहिए कि करेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स in a equation should be नहीं, must be same। जरूरी है, एकदम जरूरी है, must be same होना चाहिए। क्लियर है ना? अभी और जब एग्जांपल समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशंस। ठीक है ना? ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग सेम डायमेंशंस का कर सकते हैं, बट वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है ना? हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई डिफरेंट डायमेंशंस का कर सकते हैं, पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम डायमेंशन फॉर्मूले का ही कर सकते हैं। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। नोट करिए। क्लियर है? चलिए समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन से। सिंपल, सबसे सिंपल इक्वेशन
वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है? चेक करना है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है। हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हम लोग सेम डायमेंशन फार्मूला ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट है तो सबका आईक्यू लेवल सेम है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आईक्यू लेवल सबका अलग अलग हो सकता है। बट जब वो क्लास में बैठते हैं तो सब बच्चे एक जैसे हैं। आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं मान सकते। ठीक है? वो आपस में उनका आईक्यू लेवल भले अलग हो, पर एक क्लास में अगर देखा जाए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं। सिमिलरली इनका आपस में, जैसे ए का डायमेंशन फार्मूला अलग है, एक्सेलरेशन का अलग है, टाइम का अलग है, वेलोसिटी का अलग है, इस वेलोसिटी का अलग है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है आपको? पर अगर पूरे टर्म की बात करें तो सब लोग आपस में क्या है, डायमेंशन फार्मूला इनका सेम है। पूरे टर्म की बात करूं, ये आपस में इंडिविजुअली कैसे है इसको मतलब नहीं है, पर इनका जो आपस का होल टर्म है वो होल टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन फार्मूला ही हो सकता है। चेक करते हैं। चूंकि ये फाइनल वेलोसिटी है तो चूंकि वेलोसिटी तो है तो एल टी माइनस वन, यू का क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है? प्लस एक्सेलरेशन का आपको पता है एल टी माइनस टू होता है और टाइम का टी होता है। क्लियर? अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, इसका भी हो जाएगा एल टी माइनस वन प्लस, यहाँ देखिए ये टी माइनस टू है, ये प्लस वन है, तो ये माइनस वन हो गया ना, तो एल टी माइनस वन हो गया। तो सेम सब टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम आया, तो प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन क्या है, सही है। ये इक्वेशन क्या है, सही है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। कई लोगों को बच्चे में कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इसका तो अलग है, तो नहीं, पूरे टर्म होल टर्म का ऐड या सब्ट्रैक्शन, ये पूरे टर्म का ऐड हो रहा है ना इससे। ये थोड़ा कि एक अलग हो रहा है, टी का अलग हो रहा है, पूरे टर्म का एडिशन हो रहा है। ठीक है ना? वो आपस में भले अलग अलग है, सबका आईक्यू लेवल भले अलग है, पर क्लास में सब बच्चे एक जैसे हैं। सिमिलरली ऐसे समझना है कि ये पूरा टर्म्स क्या है, सब एक है, सबका डायमेंशन फार्मूला एक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है। आप घर पे क्या हो बात अलग है, पर क्लास में जब आए तो सब बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और डिराइव करते हैं कि क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं। ठीक है? चलिए एक और देखते हैं। ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। मोशन के 3 इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी इक्वेशन होता था, तो चेक करते हैं इसका होता है कि नहीं, ये फार्मूला सही है कि नहीं। तो ये होता है एस क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एल हो जाएगा, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लास साइज में पढ़ा होगा। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और टी टाइम है तो टी हो गया, प्लस हाफ का तो कोई होगा नहीं डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, इंटीजर है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है? और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे एल हो गया। यहाँ पे देखिए ये टी पर प्लस वन है, ये माइनस वन है, तो एल ही बचा ना। यहाँ पे देखिए ये टी माइनस टू है, ये प्लस टू है, तो एल ही बचा ना। तो प्रूफ हो गया सबका हर टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम आया, हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया, तो क्या इक्वेशन प्रूफ हो गई, सही है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3rd इक्वेशन क्या होती थी, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती थी ना। चलिए वी क्या फाइनल वेलोसिटी, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या एक्सेलरेशन है, एस क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए देखिए वेलोसिटी का क्या होता था एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर किया, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन उसका स्क्वायर किया, प्लस टू का तो कुछ होगा नहीं, ए का क्या है
एल टी माइनस टू, और एस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? तो इसका जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगा। इसका भी जब स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगा। और इसका देखिए एल और एल का एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस टू। तो हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया, यानी ये भी क्वेश्चन सही है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लो कि फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। चेक करते हैं कि इक्वेशन सही है कि नहीं है। एनर्जी है ना, तो एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हाफ का तो कुछ होगा नहीं, मास का क्या हो जाएगा एम, और v का क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो आपको पता है एनर्जी का होता है। और यहाँ पे देखिए एम, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा। स्क्वायर जब आप करोगे तो एल का स्क्वायर करोगे टी का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आया? तो ये भी इक्वेशन सही है। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों साइड सेम आया ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, इसको यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, आप समझते हैं, पहले समझ लीजिए तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, टी है आपका टाइम पीरियड। ठीक है ना, पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, ये मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये इसकी लेंथ है, ये वायर की लेंथ है। चूंकि इसमें अंदर मास होगा तो ये जी की तरफ नीचे लगेगा तो ये एम जी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ये लेंथ हो गया, ये एम जी हो गया। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये टी टाइम पीरियड है, एल क्या है लेंथ ऑफ वायर, और जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, ये चीज़ दिया है ना, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। चलिए ये क्या है, टाइम है ना, तो टाइम का क्या हो जाएगा टी। सोल्यूशन देखते हैं, टाइम का टी हो जाएगा 2 पाई का तो कुछ होगा नहीं, ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसका डायमेंशन फार्मूला कुछ होगा नहीं। एल का देखते हैं, अंडर रूट में क्या आ जाएगा एल, और क्या आ जाएगा एल टी माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है? जी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा
अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा, एलसीएल कट जाएगा और ये t-2 जो ऊपर जाएगा तो t के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और क्या ये t के पावर 2 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, अंडर रूट हटाया तो, और 1/2 से 2 कट गया तो t बराबर t आ गया। क्लियर है? क्लियर है? तो ये टाइप्स ऑफ फार्मूला दोनों का सेम आया, बोथ साइड सेम, यानी ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट था कि किसी भी फार्मूला को यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट होता है, एकदम कंप्लीट नहीं है, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं 3 लेवल में क्वेश्चन कराऊंगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे एकदम आसान होंगे, फिर लेवल 2 का थोड़ा सा टफ होगा, और जो लेवल 3 होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। पर आप ऐसा मैं करा दूंगा कि आप IIT और नीट के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी फिलहाल मैं इतना ही बताता हूँ। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, क्लियर है? बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ कन्वर्जन कैसे होता है। सिस्टम ऑफ कन्वर्जन कैसे होता है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि MKS सिस्टम को CGS में कैसे किया जाता है, CGS को MKS में कैसे किया जाता है। जैसे आपको ये पता है कि जब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होगा, या 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। 1000 ग्राम लिखूँ या 1 किलोग्राम लिखूँ, बात एक ही है। यानी किसी भी सिस्टम में हम मेजरमेंट करें, चाहे वो MKS में करें या CGS में करें, मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बस हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में कोई मेजरमेंट कर रहा है, कोई मीटर में कर रहा है, तो क्या ऐसा थोड़ा है कि दोनों की वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग आएगा? नहीं आएगा। उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में आई है, इसकी वैल्यू मीटर में आई है, पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। यही सिस्टम ऑफ कन्वर्जन होता है। तो सिस्टम ऑफ कन्वर्जन कहता क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वाट एवर ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यानी किसी भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम मेजर करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। और आपको मैंने बताया था कि जो Q था वो N/U था। क्लियर है? यहां पे मैंने बताया था कि एक नंबर बताता था। ये क्या बताता था? ये एक नंबर बताता था, और ये उसका क्या बताता था? यूनिट बताता था। और ये पूरी वैल्यू क्या बताती थी? ये पूरी वैल्यू क्या बताती थी? मैग्नीट्यूड बताती थी। ये पूरी वैल्यू क्या बताती थी? मैग्नीट्यूड बताती थी। एक को मैंने बढ़ाया था तो दूसरा घटा था, यानी बताया था N1U1 इजकल टू N2U2। याद आ रहा है? 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम मैंने लिया था। याद आ रहा है ना? इसको मैंने N1 माना था, इसको U1 माना था, इसको N2 माना था, इसको U2 माना था। यानी एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा था ना। जैसे मैंने 1 से 1000 किया था, किलोग्राम से क्या हो गया था? ग्राम हो गया था। चीज़ क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर आगे समझाते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं बेस्ट समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लिया मैंने एक N1 माना है, N1 नंबर माना है, तो U1 क्या उसकी यूनिट है? उसकी यूनिट है 2 मीटर, 2 न्यूटन, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये क्या बता रहा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, ये क्या बता रहा है? उसका यूनिट बता रहा है, और इन्हीं का डायमेंशन फार्मूला होता है। तो यूनिट को हम क्या करेंगे? डायमेंशन फार्मूले में लिख रहे हैं। यूनिट को मैं क्या कर रहा हूँ? डायमेंशन फार्मूले में लिख रहा हूँ। तो U1 को मैं मानता हूँ कि मैं 3 लेता हूँ, बेसिकली मैं 3 ले रहा हूँ। मास, लेंथ और टाइम लूंगा। मैं क्या लूंगा? मास, लेंथ और टाइम। तो अगर मैं इसको लूँ मास, लेंथ और टाइम, तो इसको मैं M1 मान रहा हूँ, इसको L1 मान रहा हूँ, इसको T1 मान रहा हूँ। क्लियर है? तो N1 की जगह पर नंबर रख दिया और U1 की जगह पर क्या कर दिया? उसका डायमेंशन फार्मूला लिख दिया।
सिमिलरली की बात कर रहा हूँ, N2 U2 की जब क्या आ जाएगा, मैंने मान लिया M2 L2 और T2 होगा। क्लियर है? मैंने इसकी यूनिट में M1 से डिनोट किया और इसको 2 से डिनोट किया। अब देख लीजिए कि मान लीजिए कि मैं फोर्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। तो डाइन किस में, CGS में है, न्यूटन किस में है, MKS में है। तो दोनों प्रकार के फोर्स की तो यूनिट है, तो डायमेंशनल फार्मूला तो सेम होगा। यानी अगर मैं कहूँ कि MLT-2, अगर मैं ये कहूँ कि MLT-2 ये फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला था, तो यहाँ पे जो पावर है 1 1 और -2 वो तो सेम रहेगा ना, चाहे सिस्टम में कोई भी कन्वर्ट करें। मैग्नीट्यूड में ना कोई चेंज आएगा, ना डायमेंशनल फार्मूला में भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 किलोग्राम से 1000 हो सकती है, पर किलोग्राम तो मास ही रहेगा ना, M ही रहेगा ना, और M के पावर 1 ही रहेगा ना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो M के पावर 1 है, तो M के पावर 1 इसमें भी होगा, तो M के पावर इसमें भी होगा। ठीक है, तो मैं एक जनरल लेता हूँ कि मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे A है, इसका पावर, इसका B है और इसका C है। इसकी पावर A है, इसकी पावर B है, इसकी पावर C है। क्लियर है? बढ़िया से लिख दूँ, बढ़िया से लिख दूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे लिख रहा हूँ N1 M1 L1 T1, और इसको कैसे मैं बता रहा हूँ, N2 में M2 L2 और T2, दोनों की पावर क्या है, ABC है, ABC है। ठीक है ना, तो ये हमारा आया, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। चलिए नोट करिए, यहाँ पे ABC क्या बता रही है, डायमेंशंस बता रही है उसकी। ABC क्या बता रही है, डायमेंशन से मालूम का L पे पावर 3 था ना, तो 3 क्या था, उसका डायमेंशन थी ना। सिमिलरली ABC क्या बता रही है, किस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बता रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझना कि जैसे अगर मैं ये कहूँ, ध्यान समझिएगा आप लोग, कि जैसे मैं ये कहूँ कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये N1 है और ये क्या है, N2 है, 2 नंबर है। तो मान लीजिए अगर 1 न्यूटन दिया हो, कहा हो कि ये फाइंड करिए, तो N2 अननोन हो गया, और अगर 10⁵ से 1 न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा तो इस बार N1 अननोन हो गया। तो अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पे N2 अननोन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, N2 = N1, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, M1 पावर A, L1 के पावर B और T1 के पावर C अपॉन M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C, ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्लियर है? क्लियर है? तो फार्मूला क्या होगा एक्चुअली में, N2 M1 अपॉन M2 के पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B और T1 अपॉन T2 के पावर C, ये आया। क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यही एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूटन को 10⁵ डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 10⁵ डाइन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं।
हमको फार्मूला क्या पता है? हमको फार्मूला पता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 के पावर A L1 अपॉन L2 के पावर B और T1 अपॉन T2 के पावर C। ये फार्मूला पता है? अच्छा, न्यूटन किस में है? MKS में है। न्यूटन किस में है? न्यूटन MKS में है। और डाइन किस में है? CGS में है। क्लियर? तो N1 की जगह पर क्या है? 1 है, ठीक है, रख दिया। M1 क्या है? मीटर, सॉरी मास। यहाँ पे यार देखिए, ये जो बता रहा है ये मास बता रहा है, ये बता रहा है आपका टाइम, और ये क्या बता रहा है? ये लेंथ बता रहा है। क्लियर? तो अगर मैं मास की बात करूँ तो पहला वाला मास है, तो मास क्या है? पहला वाला किलोग्राम में है और दूसरा वाला ग्राम में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका 1000 ग्राम लिख लूँ मैं, ये किलोग्राम में है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट 1000 ग्राम लिख लूँ, चाहे पहले आप ऐसे समझ लो 1 किलोग्राम लिख सकता हूँ मैं, और M2 क्या है? 1 ग्राम है। क्लियर? अब पावर क्या है? न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता था? MLT माइनस 2 MLT-2 ना, तो M के पावर क्या है? 1 है, L के पावर 1 है, तो A की जगह पे 1 आ जाएगा। A क्या है? A1 है, B1 है, और T क्या है? -2 है। दिखाई दे रहा है ना? A क्या है? 1 है, B क्या है? 1 है, T क्या है? -2 है। तो हमने M1 की जगह पे 1 किलोग्राम रख दिया, क्योंकि पहला क्या है इसमें है? न्यूटन में है ना। न्यूटन किस में है? MKS में है, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो किलोग्राम में। यहाँ पे देखिए लेंथ किस में है? 1 मीटर में, और ये L2 किस में है? 1 सेंटीमीटर में है। इसकी पावर 1 हो जाएगा। और T1 क्या है? सेकंड में है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। इसके पावर क्या है? -2। क्लियर? अच्छा, अब क्या करते हैं? 1 रखा, यहाँ पे 1000 में लिख लूँ 1000 ग्राम, और यहाँ पर भी क्या हो गया? 1 ग्राम पावर 1। अच्छा, यहाँ पे 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर लिख लूँ मैं, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर लिख लूँ। यहाँ की पावर क्या है? 1। यहाँ पे 1 अपॉन 1 सेकेंड -2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ग्राम से ग्राम कटा, पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1000 इंटू सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से कटा, ये क्या आ जाएगा? 100 इंटू सब कट गया, 1 के पावर -1 तो 1 ही आया। ये कितना हुआ? 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 1 आया। ये 10 टू पावर 5 आ गया कि नहीं? N2 ही तो फाइंड करना था। क्लियर है? N2 तो आप लिख सकते हो ना कि N1 क्या था? 1, N2 क्या था? 10 टू पावर 5। तो आगे कि नहीं? 10 टू पावर 5 डाइन। और चूँकि सिस्टम है तो डाइन हम बताते ही हैं कि किस में है? डाइन, CGS सिस्टम में है। तो क्लियर है? तो हम लोग प्रूफ हो गया ना कि 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन जो होता है वो 10 टू पावर 5 डाइन होता है। नोट